ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम जो है न्यूट्रोफिल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखे तो पहले जाके जो है न्यूट्रोफिल को देखें। और क्योंकि ग्रैनुलोसाइट के जो हैं 3 उसमें सेल्स इंक्लूड थे, बेसिकली उसमें 3 पार्ट में वो कैटेगराइज था, है ना, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। तो न्यूट्रोफिल तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और इस वाली वीडियो में जो है मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ क्या, इओसिनोफिल। ठीक है, तो इओसिनोफिल का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है डिस्कस करेंगे और ये कैसे कैसे काम करता है उसकी एक हम हाईलाइटिंग देख लेंगे और डिटेल तो हम इसकी इम्यूनोलॉजी में देख लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम फिर इसे। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर में क्या है इसका बेसिकली। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं दिखता कैसे है। दिखता तो जी ये कुछ ऐसा है। ठीक है ना, तो एक तो इसका जो डायमीटर होता है ये होता है 10 to 15 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, 10 से 15 माइक्रोमीटर तक का इसका डायमीटर होता है। इसका मतलब हम इसे जो है बाय द हेल्प ऑफ स्टेनिंग हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसे क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे जो है हम इसे स्टेन करके देख सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम कैसे दिखेगा ये। ठीक है, इट इज़ स्लाइटली लार्जर देन न्यूट्रोफिल। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि भैया यही हमारा इओसिनोफिल है। स्टेनिंग करके उसका कलर तो कुछ अलग आएगा, वो अलग बात है, बट हम कहेंगे कि साइज के बेसिस पर हम उसे कैसे डिफर करें। ठीक है ना, तो क्या है कि जो हमारा इओसिनोफिल है वो न्यूट्रोफिल से कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें न्यूट्रोफिल और किसकी, इओसिनोफिल की, तो हमारा जो इओसिनोफिल होगा वो न्यूट्रोफिल से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है ना, अगेन इसके पास क्या होगा, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होगा। बाइलोब्ड न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखता है हमारा। ठीक है ना, हमारा बाइलोब्ड न्यूक्लियस जो है कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है ना, ऐसा ये कुछ चश्मे की तरह दिखेगा ये हमें, ऐसा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके पास ग्रैन्यूल्स। बेसिकली हमने इसे ग्रैनुलोसाइट के अंदर जब कैटेगराइज करा है तो एक चीज़ हम ये हमेशा याद में मतलब जान के रखेंगे या याद करके रखेंगे कि ग्रैनुलोसाइट के अंडर अगर हमने इसे कैटेगराइज करके रखा है तो इसका मतलब ये जो हमारी सेल्स हैं इसके पास 100% ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, लोग हर टाइम कंफ्यूज रहते हैं ये ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट मीन्स जिसके पास ग्रैन्यूल्स, जिन सेल्स के पास ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हों। ठीक है ना, अब देखते हैं हम इसके पास कौन कौन से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसके पास भी जो है 2 टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे। एक तो रहते हैं फाइन ग्रैन्यूल्स। फाइन मीन्स बहुत छोटे हैं जिनको कि हम देख भी नहीं सकते अंडर द माइक्रोस्कोप ऑल्सो। ठीक है ना, तो हम ये इतने फाइन ग्रैन्यूल्स हैं कि इनको हम जो है अंडर द माइक्रोस्कोप भी जो है विजिबल नहीं मतलब विजिबल नहीं कर सकते या देख नहीं सकते बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पोर ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो पोर ग्रैन्यूल्स बेसिकली वही ग्रैन्यूल्स हैं जो स्टेन हो जाते हैं। ठीक है ना, हम कौन सी स्टेन हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया और फिर से बता देता हूँ एक बार। हम बेसिकली जो है लिस्मान स्टेन ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना, लिस्मान स्टेन भी करते हैं और भी अदर स्टेन्स हम जो है लैब में यूज़ करते हैं, इफ़ नॉट अवेलेबल। तो स्टेन करके अभी होगा क्या, ये पोर ग्रैन्यूल्स बेसिकली दिखेंगे कैसे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम जो है कैटेगराइज करते हैं कि हमारा इओसिनोफिल कौन सा, न्यूट्रोफिल कौन सा और बेसोफिल कौन सा है। ठीक है ना, तो स्टेनिंग करने के बाद क्या होगा, इसके बाद जो इओसिन डाई होगी, इओसिन डाई से जो है ये पोर ग्रैन्यूल्स डाई हो जाएंगे और ये हमें दिखेगा पिंक कलर का। ठीक है ना, पिंक कलर का दिखेगा और एसिडिक नेचर का होगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे के हमारे पास देखते हैं, इट शो स्लाइड एमोबॉइड मूवमेंट बट लेस फैगोसिटिक। अच्छा, एमोबॉइड मूवमेंट क्या होता है। ठीक है ना, हमने 8, 9, 10 क्लास में बार बार पढ़ा है। एमोबॉइड मूवमेंट मतलब कि जैसे अमीबा मूवमेंट करता है ना अपनी, कैसे समरसॉल्टिंग करके और एक जगह से दूसरी जगह के लिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो उसका लोकोमोटरी एक्शन होता है उस पर तो हमको डिस्कस नहीं करने वाले। बस आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे अमीबा मूवमेंट करता था, ठीक है ना, तो वैसे ही जो है हम लोगों का इओसिनोफिल भी जो है एमीबॉइड मूवमेंट करता है। एमीबॉइड मूवमेंट तो करता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे भी पहुंच जाता है, नो डाउट, बट ये लेस फैगोसाइटिक है अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो किसके साथ, न्यूट्रोफिल के साथ। तो अगर हम न्यूट्रोफिल के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं
है ना, फैगोसाइटोसिस के बिहाफ पे, तो हमारा मोस्ट पावरफुल फैगोसाइटोसिस की जो काबिलियत है वो किसके पास होगी, न्यूट्रोफिल के पास होगी। और ये फैगोसिटिक है बट इट्स लेस फैगोसिटिक एज कंपेयर टू न्यूट्रोफिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट कंटेन सर्टेन मीडिएटर्स लाइक प्रोटीन, कीमोकाइंस एंड एंजाइम्स दैट इंड्यूस इन्फ्लेमेशन। ठीक है ना, मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ये रिलीज करता है, तो उसके कारण जहाँ पे भी ये जाएगा या कोई भी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुँचेगा, ये वहाँ पे क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को कॉज करवाएगा। नेक्स्ट, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, अगेन इसके साइटोप्लाज्म के पास हमारा जो है ना, गोल्गी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है ना, तो सबके फंक्शन की इतनी मैं कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करने वाला, क्योंकि सेल वाले पोर्शन में जो मैं ऑलरेडी गोल्गी बॉडी बता चुका हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता चुका हूँ, और नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ वहाँ जाकर पहले वाली वीडियो देखें। सेल्स ही बेसिक हैं और सेल को ही आप पहले पढ़ के आएँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो वहाँ पे उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है वहाँ पे उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। ये तो हुई जी इसकी स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमने इसका गलती, यहाँ पे गलती देख रहे हैं आप, सेल वॉल हमेशा प्लांट में होता है, जल्दबाजी में देखो इतनी गलती हो जाती है। ठीक है ना, और मैं भी इंसान हूँ, गलती सभी से होती है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब इसका जो ये बाहरी हिस्सा है, ठीक है ना, तो इसे क्या कहेंगे जी, इसे कहेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल नहीं होता है जी ह्यूमन सेल्स में है, अगर सेल वॉल होता तो हम ऐसे रहते हैं की जगह पे, प्लांट की तरह। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है। बाकी मैं इस स्ट्रक्चर की तरफ बस ये बताना चाह, मैंने यहाँ पे गोल्गी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाया, बट दे आर प्रेजेंट। ठीक है, और उनके अपने अपने सर्टेन फंक्शंस होते हैं इस सेल्स के अंदर, और वो भी अपना अपना जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगेन एनर्जी प्रोवाइडर होता है हमारा, और जो गोल्गी बॉडी है वो ग्लाइकोजन और प्रोटीन को आपस में मिला के जो है ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। तो मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ सेल वाले पोर्शन में। ठीक है ना, तो कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, और पहले जो इसका सेल वॉल था वो गलत था, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसके फंक्शन पे आते हैं। ठीक है ना, अच्छा, पहला इसका जो फंक्शन है, प्ले इट्स इम्पॉर्टेंट रोल इन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। अच्छा जी, अब पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या होता है? पैरासिटिक इन्फेक्शन बोले तो छोटे बच्चे होते हैं, बाहर जाते हैं खेलने के लिए। ठीक है, अब के बच्चे तो फ़ोन में खेलते हैं, पर मेरे टाइम में हम क्या करते थे, हम इसमें निकलते थे बाहर, गांव में रहते थे। ठीक है, जाते थे और क्या करते थे, मिट्टी में खेलते थे। ठीक है, अब मिट्टी क्या है, इट कैरीज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ये अपने साथ उन पैरासाइट्स के छोटे छोटे एग्स भी कैरी आउट कर रहा होगा। ठीक है, अब तो भैया उन पैरासाइट को तो बस जगह चाहिए, एक होस्ट चाहिए, किसके लिए, अपने ग्रोइंग के लिए या अपने नरिशमेंट के लिए बेसिकली, है ना। पैरासिटिज्म हमने पढ़ा भी है, इसमें इकोसिस्टम में पढ़ा है शायद, मुझे तो उतना नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो हुआ क्या कि जब वो पैरासाइट जो है पेट में चले जाता है, अब वो कोई सा भी मीडियम हो सकता है। ठीक है ना, अब मीडियम जरूरी नहीं, मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया तो सारे बच्चों को ही हो रहा है, नहीं, बड़े लोगों को भी हो सकता है। जितनी भी हमारी दीदियाँ हैं मोमो चाउमीन खाने वाली हैं, अब वेंडर अगर उसे साफ़ तरीके से नहीं बना रहा है, गंदा पानी यूज़ कर रहा है बेसिकली, ठीक है, और जो सब्जी है वो अच्छे से नहीं धुली, तो पैरासिटिक इन्फेक्शन होने के चांसेस वहाँ से भी हैं। ठीक है ना, तो पैरासिटिक इन्फेक्शन हम कहीं से भी ले सकते हैं, कोई मोमो चाउमीन, या हम कहीं बाहर होटल में खाना खा कर, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा घर आते ही जो है कुछ 1-2 हफ्ते बाद पेट पकड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो बाहर का खाना बेसिकली कम करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपको कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, पैरासिटिक इन्फेक्शन पर वापस आते हैं। अभी जो पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, तो बॉडी को कैसे पता चले यार कि पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया है, मतलब वहाँ पे कोई तो आएगा जो इंडिकेट करेगा। मतलब अगर बॉडी में इम्यून सेल्स होते ही नहीं तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि हम बीमार हो रहे हैं। तो मतलब इम्यून सेल्स का होना अच्छी बात है, अंदर लड़ाई हो रही है तो बाहर हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसके चक्कर में हमें और जिनमें नहीं दिखे सिम्टम भैया हुए हैं एसिम्टोमेटिक। कोरोना वाले टाइम में हमने देखा है
कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक थे और कुछ सिम्प्टोमेटिक थे। तो जो तो सिम्प्टोमेटिक थे वो तो बच भी गए थे, एसिम्प्टोमेटिक वाले भी बच ही गए थे कुछ कुछ, ठीक है। तो ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में हुआ क्या, ये एओसिनोफिल क्या करते हैं, वहाँ जाता है और एओसिनोफिल क्या चीज़ क्या करता है कि जब ये पैरासाइट जाते हैं तो ये बेसिकली करते क्या है, हमसे हमारा जो है जो हमने खाया है ना, हमारा सारा नरिशमेंट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन वो ले रहा है और कमज़ोर हम हो रहे हैं। तो एओसिनोफिल बेसिकली क्या करता है, वहाँ जाता है, कोशिश करता है इसे मार तो पाता है नहीं, पर होता क्या है कि इसके कारण क्या होता है, एओसिनोफिल का जो काउंट है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब जब एओसिनोफिल का काउंट हमारी ब्लड में बढ़ गया तो बेसिकली अब क्या होगा, जब मैं टेस्ट कराने के लिए जाऊँगा, मैंने आई विल बी डायग्नोस्ड विद दिस पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो डॉक्टर बेसिकली करेगा क्या, मुझे डायग्नोसिस के लिए मेरे कुछ टेस्ट लिख देगा, लाइक हम एओसिनोफिल काउंट देख लेते हैं उसमें। तो अगर मेरा एओसिनोफिल काउंट जो है रेज अप आता है तो श्योर है वहाँ पे, इस पर 100% श्योरिटी है कि वहाँ पे जो है कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है या कोई अदर टाइप का इन्फेक्शन भी हो सकता है। हाँ, एओसिनोफिल जो है अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन में भी जो है इंक्रीज रहता है, बट बेसिकली इन पैरासिटिक इन्फेक्शन इट्स ऑल्सो इंक्रीज। तो ये वहाँ पे क्या करता है, एक बूस्ट डिफेंस प्रोवाइड करा देता है, ठीक है ना। डिफेंस कैसे प्रोवाइड करा रहा है, भैया अपने आप को एलिवेट करवा रहा है, तो ब्लड लेवल में हमें पता चला कि एओसिनोफिल राइज अप है, एओसिनोफिल राइज अप है तो मतलब हमें पता चल गया कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, और उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन लेंगे, और यही मेडिकेशन हमें फिर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फिर इस पैरासिटिक इन्फेक्शन से। इसलिए जनरली जो है, जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, है ना, जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, लाइक मोमो, चाउमीन और पता नहीं क्या क्या बाहर से जो भी मिलते हैं, वेंडर्स से स्पेशली जो खाते हैं, अब होटल का मुझे पता नहीं, ठीक है ना, वेंडर से स्पेशली जो खाता है उसको हर 6 महीने में जो है वार्म पिल ले लेनी चाहिए, बट किससे, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पर लिखवा कर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका कि ये साइटोकाइन्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को जो है रिलीज करता है, एंड इट प्ले इट्स इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लामेशन, और ये मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। नाउ इट ऑल्सो फंक्शन एज एपीसीज। अच्छा भैया, अब एपीसी हुआ क्या, एपीसी को हम कहते हैं एंटीजन, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंटीजन प्रेजेंटिंग, है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है, देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, तो होगा क्या, ठीक है, होगा क्या, जब कभी कोई एंटीजन बाहर से आया, ठीक है, तो ये एओसिनोफिल भैया इसको खा लेंगे, खाने के बाद जो है इसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है इसका डाइजेशन हुआ, मैं इसको हटा रहा हूँ इसे, एक सेकेंड ना, वेट, बोर्ड थोड़ा छोटा है जी, ठीक है। ये जी डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के बाद क्या करता है, ये इसके कुछ फ्रैगमेंट्स को अपने सरफेस पे शो करता है। अब सरफेस पे भी ना अगर शो करेगा तो डायरेक्टली शो नहीं करेगा जी, ठीक है ना, क्या डायरेक्टली शो नहीं करेगा, ये शो करेगा विद द हेल्प ऑफ MHC सेकेंड, ठीक है ना। MHC सेकेंड की मदद से ये क्या करेगा, अपने आप को MHC सेकेंड की हेल्प से, सॉरी, इस जो हमारा जो ये पैरासाइट था या बैक्टीरिया था उसको उसने डाइजेस्ट करके उसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट जो है अपने सरफेस के ऊपर शो करेगा विद द हेल्प ऑफ MHC2, और ये बोनस पॉइंट है, MHC2 बनता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने वहाँ पे लिखा, ठीक है। अच्छा, अब ये शो करेगा हमारा किसको, टी हेल्पर सेल को, है ना, यानी कि CD4 सेल को, ठीक है ना जी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम क्या होता है, टू शो दी दैट बैक्टीरियल फ्रैगमेंट्स ऑन द सरफेस विद द हेल्प ऑफ दैट MHC2 मॉलिक्यूल, एंड टू whom it will show this peptide, it will show it to T helper cell, मतलब किसको दिखाएगा, T helper cell को दिखाएगा जी। फिर T helper cell प्रोलिफरेट होगा, प्रोलिफरेट होने के बाद प्रोलिफरेशन होगा, सॉरी, और प्रोलिफरेशन के बाद जो है TH1, TH2, TH17 रिलीज होंगे। उसके बाद जो है इनसे भी अलग अलग टाइप के इंटरल्यूकिन्स रिलीज होंगे, कुछ पैनल्स रिलीज होंगे, IL-4, IL-5, IL-3, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो जाएंगे और बी सेल को एक्टिवेट कराएंगे। फिर बी सेल एक्टिवेट होंगे, बी सेल एक्टिवेट होकर कुछ प्लाज्मा सेल्स बना देंगे और कुछ मेमोरी सेल्स बना देंगे।
मेमोरी सेल्स तो रह जाएंगी बात के लिए, और काय के लिए याद करके रखेंगी कि अगर ये इन्फेक्शन दोबारा आता है तो हम इस बैक्टीरिया के साथ अगेन टैकल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और हमारी जो प्लाज्मा सेल्स बनी, वो प्लाज्मा सेल्स जो हैं क्या बनाना शुरू करती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती हैं। और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में 5 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। और सारी की सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की अलग अलग फंक्शनिंग है, और उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये तो थोड़ा एक छोटा सा पार्ट बताया मैंने कि कैसा है। बाकी APCs को भी हम अलग से एक दिन जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ छोटा सा पार्ट था जो इतना सब चलते हुए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जब कर देता है तो कैसे लास्ट तक एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब नहीं हुआ है, अगर मैंने थोड़ा जल्दी बोल जाए तो प्लीज़ थोड़ा पीछे जाके एक और बार सुन लेना, ठीक है। बट कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। कंफ्यूजन को दूर करना मेरी जिम्मेदारी। साइटोकिन पैनल की बात करते हैं जी, ठीक है। कुछ साइटोकिन पैनल्स रिलीज होते हैं, अभी बताया था, ठीक है। IL-2, 4, 6, 12 इनमें से हैं, ये रिलीज होते हैं। अगेन दे हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ T सेल्स। यार जो अभी मैंने बताया वही है, ठीक है ना। ये भैया कौन था यार ये, ठीक है। साइटोकिन रिलीज हुए, ठीक है ना। साइटोकिन रिलीज होने के कारण क्या हुआ, कौन कौन से? IL-4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ठीक है। इनके रिलीज होने के IL-4 5 नहीं है, सॉरी, IL-4, IL-6, IL-12 है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, T सेल के प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर कभी बढ़िया से बताऊंगा यार, मतलब ये जो है ये सारा APCs जब बताऊंगा तो वहाँ पे क्लियर करके बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। होपफुली क्या पता इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ये पूरा खत्म होने के बाद। अच्छा, ये समझ आ गया, ठीक है ना। फिर से बोल देता हूँ, अगर समझ नहीं आया तो पीछे जाके एक और बार रिपीट करके देख लो ये वाली वीडियो, ठीक है ना। बट कंफ्यूज मत होना और गलत मत लिख देना वहाँ। अच्छा, 5वां पॉइंट लिखते हैं जी। इट प्ले आ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर इन लंग टू एयरवे हाइपर एक्टिविटी एंड अस्थमा। और पता नहीं क्या लिखा है अंग्रेजी में, और सुनो भाई हम इसको बता देते क्लियर करके, ठीक है। जब ना हमें कोई खांसी होती है, ठीक है, बाहर से कोई एलर्जन आ गया, और एलर्जन आने के कारण क्या होता है, देखा होगा कभी कभी हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से सांस जल्दी जल्दी लेते हैं और पूरा चोकिंग टाइप हो जाता है एक सिस्टम, ठीक है ना। तो eosinophil बेसिकली क्या करता है, वहाँ पे भी अपना एक रोल प्ले करता है, वहाँ पे जाके जो है हिस्टामिन वगैरह सब रिलीज कर रहा है जी। और इसी के कारण जो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्मूथ मसल्स होती है ना लंग्स की, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, हमें सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। एक तो ये वहाँ पे काम आता है, और अस्थमा में भी जो है सेम ऐसी होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी। मैंने eosinophil का स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर में हमने इसके बायोन्यूक्लियस के बारे में बात करी, ग्रेन्यूल्स के बारे में बात करी, कौन सा ग्रेन्यूल्स इसमें स्टेन हो सकता है, कौन सा ग्रेन्यूल्स हमें नहीं दिखता है, इसका एमीबॉयड मूवमेंट है, और इसका जो फैगोसिटिक नेचर है कैसा है, कितना पावरफुल है, हमने ये जाना है यहाँ पर, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन के बारे में जाना, गोल्जी बॉडी, यहाँ तक कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है मैंने यहाँ पे बता दिया इसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का तो हमें पता ही था, ठीक है ना। फंक्शन के बारे में बात कर लिया। पैरासिटिक इन्फेक्शन में ये सबसे ज़्यादा इसका जो लेवल है बेसिकली वो काउंट अप जो है रेज अप हो जाता है। कैसे ये एक तरीके से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करता है, कैसे ये अपने सरफेस पे एंटीजन को प्रेजेंट करता है, हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके कुछ साइटोकिन पैनल देख लिए, और हाइपर सेंसिटिविटी और अस्थमा ये भी हमने छोटे पार्ट में देखा। अब हम जब हाइपर सेंसिटिविटी को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि बेसिकली हुआ क्या था वहाँ पे, तो उन स्मूथ मसल्स के साथ, ठीक है ना गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।